साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस जो कोचिंग संस्था है, इनके द्वारा न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड कराया जाता है। तो उसी के तहत हम लोग 2 सितंबर 2021 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला है कि आयात में गिरावट के कारण उर्वरकों के भंडारों में कमी हुई है। देखिए हुआ क्या है कि उर्वरक विभाग के आंकड़ों से ज्ञात हुआ है कि डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसे डीएपी कहते हैं, और म्यूरेट ऑफ पोटाश एमओपी तथा अन्य प्रमुख गैर यूरिया उर्वरकों के भंडार में गिरावट आई है। भंडार में मौजूद कमी जो है आगामी रबी सीजन में क्या होता है, गेहूं की खेती रबी सीजन होती है, तो रबी सीजन में इनकी उपलब्धता को लेकर के गंभीर चिंता उत्पन्न करती है। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी के कारण ही यह आयात में गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त उर्वरकों की बिक्री हेतु सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य, जिसे एमआरपी कहते हैं, आयात को हतोत्साहित करता है, क्योंकि इससे कंपनियों को ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। अगला है, इसी में जो है सरकार द्वारा घोषित उर्वरक नीतियाँ क्या हैं। तो पहला है यूरिया के लिए लागू नई मूल्य निर्धारण योजना। इसके तहत निर्माताओं को उत्पादन लागत तथा बिक्री मूल्य एमआरपी के मध्य के अंतर का भुगतान सब्सिडी अर्थात रियायत के रूप में किया जाता है। दूसरी चीज़, नीम लेपित यूरिया नीति के बारे में, नीम कोटेड यूरिया पॉलिसी 2015। इसके तहत घरेलू उर्वरक कंपनियों के लिए, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, घरेलू उर्वरक कंपनियों की बात की जा रही है, तो घरेलू उर्वरक कंपनियों के लिए अपने यूरिया उत्पादन का कम से कम 75%, अधिकतम 100% भी कर सकते हैं, तो कम से कम 75% नीम लेपित करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगला है, इसी में जो सरकार की जो नीतियाँ हैं, फॉस्फेटिक और पोटास के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी के बारे में, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी एनबीएस नीति 2010। इसके तहत सरकार उर्वरक में निहित विभिन्न बृहद या सूक्ष्म पोषक तत्वों के आधार पर वार्षिक सब्सिडी तय करती है। अगली नीति इसमें क्या है, सिटी कंपोस्ट नीति 2016। इस नीति के अंतर्गत शहरी कंपोस्ट के विपणन एवं प्रचार प्रसार के लिए उर्वरक कंपनियों को 1500 रुपये प्रति टन सिटी कंपोस्ट की सहायता का प्रावधान किया गया है। यहाँ कुछ अन्य फैक्ट देखिएगा, तो वित्त वर्ष 2020 में भारत की उर्वरक खपत लगभग 60 मिलियन टन थी, जिसमें से 65% यूरिया था। इसमें वित्त वर्ष 2021 के दौरान 5 मिलियन टन की बढ़ोतरी होना अपेक्षित है। मार्च 2021 तक कुल घरेलू उर्वरक उत्पादन 37 मिलियन टन था। इसमें से यूरिया का उत्पादन 21 मिलियन टन तथा शेष 23 मिलियन टन का आयात किया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है, रिकॉर्ड 71 भारतीय विश्वविद्यालयों ने टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में स्थान प्राप्त किया है। तो देखिए, यह रैंकिंग में विगत 63 वर्षों में अर्जित एक महत्वपूर्ण सुधार है। पहली बार इतने भारतीय संस्थान इसमें शामिल हुए हैं, परंतु यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि इनमें से किसी ने भी, इन 71 में से किसी ने भी शीर्ष 300 की सूची में स्थान प्राप्त नहीं किया है। भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु भारत का शीर्ष रैंक वाला संस्थान है, वो भी आपका 300 के अंडर की रैंकिंग में नहीं है। प्रतिष्ठा विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय सहलेखत्व सहित प्रकाशन एवं साइटेशन प्रमुख क्षेत्र है, जहां भारत ने प्रगति की है। इसी में देखें भारत का उच्चतर शिक्षा क्षेत्र के बारे में, तो 51,649 संस्थानों और 37.6 मिलियन छात्रों के साथ भारत विश्व की सर्वाधिक विशाल उच्चतर शिक्षा प्रणालियों में से एक है। भारत का लक्ष्य मौजूदा 27.1% के सकल नामांकन अनुपात को, यहाँ महत्वपूर्ण है, वर्ष 2030 तक बढ़ा करके 50% करना है। यह क्षेत्र जो है विभिन्न मुद्दों का सामना कर रहा है, जो उच्चतर शिक्षा क्षेत्र है, यह विभिन्न मुद्दों का सामना कर रहा है, जैसे संस्थानों की अवसंरचना की निम्न स्तरीय गुणवत्ता, केवल 45.9% स्नातक ही रोजगार योग्य हैं, और कुल शिक्षा व्यय है, एजुकेशन एक्सपेंडिचर है, यह सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का केवल 3.1% ही है। इसमें से केवल ये जितना भी हम व्यय करते हैं इनमें से केवल 40% राशि उच्चतर शिक्षा के लिए आवंटित की जाती है। हाल ही में सरकार द्वारा उठाए गए इस दिशा में जो कदम है उनकी यदि बात करें, तो पहला है, वर्ष 2019 से 2024 के दौरान उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार के लिए शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं समावेशन कार्यक्रम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम, शॉर्ट में EQUIP कहते हैं, EQUIP, इसको आरंभ किया गया है। वर्ष 2022 तक शिक्षा में बुनियादी ढांचे और प्रणालियों को पुनर्जीवित करना
अर्थात इसका इंग्लिश है रिविटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजुकेशन, अर्थात राइज पहल। तो याद रखिएगा ये सारे पहल किससे संबंधित हैं? उच्चतर शिक्षा में सुधार से संबंधित है। इस पहल को संचालित किया जा रहा है। अगला है इसी में सामान्य विज्ञान में अनुसंधान परियोजनाओं हेतु उच्चतर शिक्षा संस्थानों के संकाय के वित्त पोषण के लिए विज्ञान में परिवर्तनकारी और उन्नत अनुसंधान के लिए योजना, ये शॉर्ट में इंग्लिश में कहते हैं स्कीम फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल एंड एडवांस रिसर्च इन साइंस, अर्थात स्टार्स आरंभ की गई। तो याद रखिएगा राइज, स्टार्स, यूकिप ये किससे संबंधित योजनाएं हैं। जो अन्य सरकारी कदम उनकी बात करें तो एक वेब आधारित अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, आयसा कह सकते हैं, आरंभ किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी उच्च शिक्षण संस्थानों की मान्यता व प्रत्यायन से संबंधित विनियमन जारी करता है तथा उन्नत भारत अभियान संचालित किया जा रहा है इस दिशा में। आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बाधाओं से ग्रस्त है, इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। तो देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है एक व्यापक फसल बीमा योजना है। इसे किसानों की कृषि संबंधी अनिश्चितताओं का निवारण करने हेतु आरंभ किया गया था, परंतु इस योजना को बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इन बाधाओं में क्या है? इसके परिणाम स्वरूप किसानों में असंतोष, राज्य सरकारों द्वारा योजना से बाहर निकलना और बीमा कंपनियों को ब्याज की क्षति आदि समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से के कार्यान्वयन में चुनौतियां उनकी यदि बात करें तो पहला, किसानों को भुगतान में विलंब। बीमा कंपनियां किसानों को समय पर भुगतान नहीं करती हैं। साथ ही राज्य सरकारें भी समय पर अपने हिस्से का प्रीमियम जारी नहीं करती हैं। बीमा कंपनियां एकत्र किए गए प्रीमियम की तुलना में किसानों को कम प्रतिपूर्ति प्रदान करती हैं। दूसरी चीज, प्रशासनिक चुनौतियां भी हैं, जैसे भले ही आगामी सीजन की फसल का समय आ जाए, परंतु राज्यों द्वारा विगत सीजन के उपज के आंकड़ों को समय पर अंतिम रूप प्रदान नहीं किया जाता है। ज्ञातव्य है कि ये आंकड़े ही किसानों के दावों का समर्थन करने वाले प्रमुख मानदंड होते हैं। इसके अलावा भूमि का सही रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। और उत्तर पूर्व के राज्यों की बात करें तो राज्यों को बीमा कंपनियों द्वारा अभिरुचि का अभाव, वहाँ पर बीमा कंपनियों द्वारा अभिरुचि का अभाव और प्रीमियम के अपने हिस्से का भुगतान करने के लिए राज्य के बजटीय संसाधनों की कमी जैसी चुनौतियों को वहाँ सामना करना पड़ रहा है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को। इसके अधिक तकनीकी बाधाएं भी हैं, जैसे किसानों को भुगतान में विलंब है, दूसरा प्रशासनिक चुनौतियां और तीसरी तकनीकी बाधाएं भी हैं। वर्षा और अन्य मौसम की स्थिति का विशुद्ध रूप से आकलन तथा भविष्यवाणी करना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य चीज़ों की बात करें तो ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम रबी फसलों के लिए 1.5% है। 1.5% खरीफ फसलों के लिए ये 2% है और नकदी फसलों के लिए 5% निर्धारित किया गया है। इससे पूर्व वर्ष 2020 तक शेष प्रीमियम को केंद्र और राज्यों के मध्य समान रूप से विभाजित किया जाता था। पहले ठीक है बराबर बढ़ता था, परंतु वर्तमान में केंद्र सरकार का योगदान असिंचित फसलों के लिए 30% है, मतलब 30% केंद्र सरकार देगी, 70% राज्य को देना पड़ेगा। और सिंचित फसलों का 25% केंद्र देगी और 75% राज्य देगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए केंद्र और राज्य के मध्य सब्सिडी का जो हिस्सा है, चाहे वो असिंचित क्षेत्र फसल हो या सिंचित फसल हो, वो 90 और 10 का है। 90 केंद्र सरकार देगी और 10 राज्य सरकार देगी। आगे चलते हैं। अगला है एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन IRVM में क्षमता निर्माण के लिए नदी पारिस्थितिकी तंत्र में भू स्थानिक प्रौद्योगिकी के उपयोग पर समझौता ज्ञापन। तो देखिए सबसे पहले भू स्थानिक प्रौद्योगिकी के बारे में देख लेते हैं। यह क्या है? तो यह किसी लक्षित ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने तथा उसे किसी विशिष्ट स्थान पर संदर्भित करने की अनुमति प्रदान करती है। यह भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS, सुदूर संवेदन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि का उपयोग करके पृथ्वी की वास्तविक भौगोलिक जानकारी का अध्ययन करने में सहायता करती है। अब हम लोग जो न्यूज है उस पर आते हैं। तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने भू स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन IRVM में क्षमता निर्माण को सुदृढ़ करने हेतु दक्षिण एशियाई उन्नत अनुसंधान एवं विकास संस्थान, अर्थात इंग्लिश में कहें तो साउथ एशियन इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसे SAIARD इसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के जल क्षेत्र में भू स्थानिक प्रौद्योगिकियों का जो अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस है उनकी यदि बात करें तो जल क्षेत्र के लिए भारतीय सुदूर संवेदन पोर्टल, जैसे कि भुवन वाटर बॉडीज इको सिस्टम, भुवन वाइब्स WBIS,
सेंसर से व्युत्पन्न जल निकायों की सूचनाओं का सतही जल निकायों के स्थानिक मानचित्र निर्मित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त जलवायु और पर्यावरण अध्ययन के लिए राष्ट्रीय सूचना प्रणाली है, अर्थात इंग्लिश में कहें तो नेशनल इंफॉर्मेशन स्कीम सिस्टम फॉर क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज NICES राष्ट्रीय स्तर पर सटीक व दीर्घकालिक जलवायु डेटाबेस संतति प्रदान करता है। इसके अलावा इंडिया वाटर रिसोर्सेज इकोसिस्टम, इंडिया वारिस भी इसे कह सकते हैं, इसमें डैशबोर्ड के माध्यम से जल संसाधनों से संबंधित सूचनाओं के साथ साथ जल संसाधन परियोजनाओं पर मॉड्यूल और भौगोलिक सूचना प्रणाली जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS लेयर संपादन हेतु उपकरण शामिल हैं। जल जीवन मिशन जल पूर्ति व सीवेज अवसंरचना का GIS मानचित्रण ये करता है। नमामि गंगे, इसके तहत आधार मानचित्र और 3D मॉडल तैयार किया जाता है। बांध पुनरुद्धार और सुधार परियोजना डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, अर्थात जिसे शॉर्ट में ड्रिप कहते हैं, तो ड्रिप याद रखिएगा, ये बांध पुनरुद्धार और सुधार से संबंधित परियोजना है। बांध स्थल के चयन तथा प्रगति की निगरानी के लिए सुदूर संवेदन GIS अर्थात जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। राष्ट्रीय नदी अंतर योजन परियोजना नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट NRLP, ये मानसून तथा गैर मानसून मौसम के दौरान नदियों की विशेषताओं को इसके माध्यम से समझा जाता है। आगे चलते हैं। अगला है, इसमें सरकार ने उपयोगकर्ताओं को मांग बढ़ने पर कोयले का आयात करने का परामर्श दिया। देखिए, विश्व का 5वां सर्वाधिक विशाल कोयला भंडार तथा दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक होने के बावजूद भारत ने उपयोगकर्ताओं से कोयले का आयात करने का सुझाव दिया है। उत्तरदायी कारक इसका यह है कि विद्युत की मांग में वृद्धि के कारण विभिन्न विद्युत संयंत्र ईंधन की कमी के तहत बंद होने की कगार पर हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के आंकड़ों से ज्ञात हुआ है कि कोयले से संचालित 135 संयंत्रों में से आधे से अधिक के पास एक सप्ताह से भी कम समय के लिए कोयले की आपूर्ति शेष है। कोयले द्वारा उत्पादित विद्युत का भारत के विद्युत उत्पादन में 70% से अधिक का योगदान है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा। कोयला क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा जो पहले आरंभ की गई इनिशिएटिव लिए गए हैं, उनकी यदि बात करें तो निजी क्षेत्र में भारतीय और विदेशी कंपनियों के लिए वाणिज्यिक कोयला खनन की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा व्यवसाय करने में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए खनिज विधि संशोधन विधेयक 2020 मिनरल लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2020 प्रस्तुत किया गया है। इसी के साथ कोयला खान विशेष उपबंध अधिनियम कोयला माइंस स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2015 पारदर्शी नीलामी के माध्यम से कोयला खदानों के आवंटन को सक्षम बनाता है। इसके अलावा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, CCEA ने एक नई कोयला लिंकेज नीति को स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत व्युत्क्रम नीलामी के माध्यम से विद्युत संयंत्रों को ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। कोयला गुणवत्ता निगरानी हेतु उत्तम एक पोर्टल है जिसका पूरा नाम है पारदर्शिता लाने के लिए खनन से प्राप्त कोयले का तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। तो याद रखिएगा, जो उत्तम एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन या पोर्टल है, यह किससे संबंधित है? तो यह कोयला खनन से या कोयला खनन के मूल्यांकन के लिए है। अब बात कर लेते हैं भारत में कोयला क्षेत्र के संबंध जो चुनौतियां मौजूद हैं उनकी। तो यहाँ पर भूमि, पर्यावरण तथा वन संबंधी स्वीकृति में विलंब होता है, परिचालन और रखरखाव की उच्च लागत है। भारतीय कोयले की गुणवत्ता ऐसी है कि इसमें सिलिका और एल्युमिना स्फटिक मृदा की अधिक मात्रा होती है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जो भारत में कोयला मिलता है इसमें सिलिका और एल्युमिना की मात्रा अधिक होती है। कहीं पे फैक्ट के रूप में यदि प्रश्न आ जाए तो ये उसमें लिखा हो सिलिका और एल्युमिना की मात्रा यहाँ पर कम होती है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर भारत के कोयले में सिलिका और एल्युमिना की मात्रा अधिक होती है। आगे चलते हैं। पहला विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट्स के बारे में। देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत को 12.57 बिलियन के विशेष आहरण अधिकार SDR का आवंटन किया है। देखिए, SDR जो है यह एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है। इसे IMF द्वारा वर्ष 1969 में अपने सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार के लिए एक पूरक के रूप में सृजित किया गया था। SDR की कीमत का निर्धारण SDR बास्केट में शामिल 5 मुद्राओं के आधार पर किया जाता है। इसमें अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी रैनमिनबी, ये जो इसको आप पढ़ सकते हैं, ये जो चाइना की मुद्रा है, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग शामिल हैं। यह ना तो जो SDR है, यह ना तो कोई मुद्रा है और ना ही IMF पर दावा है, बल्कि यह IMF सदस्यों की स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने योग्य मुद्राओं पर एक संभावित दावा है। आगे बात कर लेते हैं पीयर टू पीयर लैंडिंग के बारे में। तो देखिए, भारत में पीयर टू पीयर निवेश उद्योग के
अनुमान के अनुसार, उद्योग के अनुमान के अनुसार यह क्षेत्र वर्ष 2023 तक बढ़ करके $5 बिलियन और 2050 तक जो है वैश्विक स्तर पर लगभग $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। ये जो पीयर टू पीयर लैंडिंग है, ये एक ऑनलाइन ढांचा है। यह मध्यस्थों की उपस्थिति के बिना ऋणदाताओं और ऋणग्राहियों, मतलब जो ऋण दे रहा हो, जिसको ऋण चाहिए, को एक ऑनलाइन मंच प्रदान करता है। यह ऋणग्राहियों, मतलब जो ऋण चाह रहे हैं, को कम ब्याज दर की सुविधा प्रदान करता है। साथ ही कम ऊपरी लागत व्यय के कारण निवेशकों को उच्च प्रतिफल उपलब्ध करवाता है। भारत में पीयर टू पीयर उत्पादों को एक प्रकार की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC के रूप में RBI द्वारा विनियमित किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं JPED अभ्यास के बारे में। तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो यह एक रूसी सशस्त्र बलों द्वारा संचालित किया जाने वाला थिएटर स्तर के अभ्यासों में से एक है। इस सैन्य अभ्यास में मुख्य रूप से आतंकरोधी ऑपरेशन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अभ्यास के लिए रूस द्वारा 17 देशों को आमंत्रित किया गया है। इसमें से प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने वाले 9 देश और पर्यवेक्षक के रूप में 8 देश शामिल होंगे। इस प्रकार से कुल आपके 17 देश होंगे। इनमें से भारत जो है प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने वाले देशों में से एक है, मतलब इन 9 देशों में जो प्रत्यक्ष रूप से शामिल होंगे उसमें से एक है, जबकि चीन और पाकिस्तान जो है पर्यवेक्षक के रूप में इसमें शामिल होंगे। अगला है रैप्टर्स अर्थात शिकारी पक्षी के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ अर्थात IUCN और वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के नए विश्लेषण के अनुसार विश्व भर में शिकारी पक्षियों की लगभग 160 प्रजातियां जो हैं वो संकटग्रस्त हैं। पर ये संकटग्रस्त क्यों है? तो इसका रीजन है पर्यावरण क्षति, प्रदूषण, मानव वन्यजीव संघर्ष और जलवायु परिवर्तन आदि उनके संकटग्रस्त होने के कारणों में शामिल हैं। इंडोनेशिया में रैप्टर प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। इंडोनेशिया में जो है रैप्टर प्रजातियां, मतलब ये शिकारी पक्षियां सबसे अधिक पाई जाती हैं। उसके उपरांत कोलंबिया, इक्वाडोर और पेरू में पाई जाती हैं। भारत ने अफ्रीका और यूरेशिया में प्रवासी शिकारी पक्षियों के संरक्षण के लिए रैप्टर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें शिकारी पक्षियों की 76 प्रजातियां शामिल हैं, जिनमें से 50 से अधिक भारत में पाई जाती हैं और इनमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड गिद्ध भी शामिल है। तो ये जो समझौता है इसके तहत गिद्ध भी आता है, जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आता है। हालांकि यह जो समझौता है वो कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला है विश्व स्तर पर वृक्षों की स्थिति 2021 के संबंध में। तो इसे लंदन स्थित बॉटनिकल गार्डन्स कंजर्वेशन इंटरनेशनल BGCI द्वारा जारी किया गया है। BGCI अर्थात बॉटनिकल गार्डन्स कंजर्वेशन इंटरनेशनल यूनाइटेड किंगडम की एक स्वायत्त परोपकारी संस्था है। इसे वर्ष 1987 में स्थापित किया गया था। यह पादप संरक्षण के लिए विश्व के वनस्पति उद्यानों को एक वैश्विक तंत्र से जोड़ने हेतु कार्यरत है। यह एक सदस्यता आधारित संगठन है जो विश्व के 100 से अधिक देशों में स्थित वनस्पति उद्यानों का प्रतिनिधित्व करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की 18% वृक्ष प्रजातियों के समक्ष विलुप्त हो जाने का खतरा विद्यमान है। भारत 650 स्थानिक वृक्ष प्रजातियों की स्थली है। उल्लेखनीय है कि ये जो 650 स्थानिक वृक्ष प्रजातियां हैं ये अन्यत्र कहीं नहीं पाई जाती हैं। अगला है सात पहल। तो हाल ही में सात पहल का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा किया गया था। यह स्वयं सहायता समूह से संबद्ध महिलाओं के लिए आरंभ किया गया ग्रामीण उद्यम त्वरण कार्यक्रम है। तो देखिए यह स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों पर मार्गदर्शन प्रदान करेगा और इन उत्पादों को बाजार से जोड़ने में मदद करेगा। साथ ही इन महिलाओं को मार्केटिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग के बारे में भी जानकारी प्रदान करेगा। इस पहल का उद्देश्य कौशल योग्यता प्रदान करना और महिलाओं को ऐसे व्यवसायों को उच्च स्तर के उद्यमों में परिवर्तित करना है। आगे है कुछ सुर्खियों में रहे स्थलों की बात करें तो ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। असम सरकार ने राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित कर ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया है। यह राष्ट्रीय उद्यान जो है ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। कहा जा सकता है कि यह ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर है या उत्तरी तट पर। तो याद रखिएगा उत्तरी तट पर स्थित है। इसे वर्ष 1985 में वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था और वर्ष 1999 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इसे मिनी काजीरंगा के रूप में भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा ओरांग जो राष्ट्रीय उद्यान है इसे मिनी काजीरंगा के रूप में भी जाना जाता है, जहाँ एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। अगला है चिल्का झील के बारे में बात करें तो ये आप यहाँ मैप में देख सकते हैं। यहाँ पे ये असम है पूरा ये, और यहीं पर ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी जा रही है और इसके उत्तरी तट पर यहाँ पे ओरांग नेशनल पार्क है। अब हम लोग चिल्का झील के बारे में बात करें तो उड़ीसा तट पर अवस्थित चिल्का झील में इरावदी डॉल्फिन मृत पाई गई है। चिल्का झील एशिया में लवणीय जल की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, एशिया में है, तथा यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तटीय लैगून भी है। चिल्का झील वर्ष 1981 के रामसर अभिशमय
के तहत नामित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि है। और इरावदी डॉल्फिन जो है ये आयुष्मान के रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी के तहत आती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है आपकी चिल्का झील उड़ीसा में, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे उनको यहाँ पर देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।